हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग आ चुके हैं हमारी लास्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स, हमारी फिजिक्स की लास्ट यूनिट पर, है ना। ये एक एक यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है, एक एक क्वेश्चंस को हमने किया है। और एक एक क्वेश्चन को तो अभी नहीं करा क्योंकि कुछ टॉपिक्स के पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कशन नहीं करे हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों से जो भी हमारी यूनिट्स थी उन सब के जो कंक्लूजनली पार्ट है या वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते फ्रॉम दैट टॉपिक, वो सिर्फ आप लोगों से बताया। क्योंकि डिटेल यहाँ पर नहीं है, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। तो बच्चे सबसे पहली चीज़, इस टॉपिक में से आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस की वैरायटीज कैसी आती है फ्रॉम दिस टॉपिक। तो बच्चे अगर इस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म्स को मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलूं तो वो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। यानी क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं आपके, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट से आने हैं। अब मैं ना आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिन पर आपका क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट बेस पर आता ही आता है। मतलब फेराडे कैपेसिटेंस की यूनिट है, या यूनिट की इंडक्शन की यूनिट क्या है, तो या मैग्नेटिक फील्ड में से किसी की यूनिट का आएगा। एक क्वेश्चन यूनिट का टर्म का इस टॉपिक में से आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा दैट इज न्यूमरिक पार्ट, न्यूमरिक ना बोल के बोले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, या तो रेसिस्टेंस का या पावर का या कैपेसिटेंस का, तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है। उसके बाद है आपका थर्ड, एंड थर्ड इसमें क्या है दैट इज एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस या अप्लायंसेस बोल सकते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन अप्लायंसेस में से आपका बल्ब का, ट्रांसफार्मर का, और एंड कन्वर्जन जो होते हैं आपके डिवाइसेस, उनमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, चांसेस हैं। एंड फोर्थ वाला जो है ना, उसमें हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक टर्म्स है, यानी लॉ के क्वेश्चंस आ सकता है। जैसे किरचॉफ्स लॉ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल है, उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। दिस इज द ओवरऑल जो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस की वेटेज है, यानी ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट थोड़े कुछ तो टॉपिक्स डिस्कस कर ही सकते हैं। अच्छा, एक ना भाई, इन सब के बाद अगर जो आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, वो है आपका ओम्स लॉ। गार्ड बांध लीजिए इस लॉ की, क्योंकि इस लॉ में से क्वेश्चन सबका मोस्टली पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आता ही आता है। या तो इस लॉ के रिलेट करता क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर रेसिस्टेंस रिलेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ से ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, किसके बारे में बात करता है। ओम्स लॉ को डिफाइन करना इट्स क्वाइट इजी। देखिए करना क्या है, वैसे वी हैव स्लाइड, दिस इज ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर बॉडी में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ शो करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। आई हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएगा, और वोल्टेज यानी द अनदर फैक्टर कम्स ऑन अ वाई एक्सिस। हो सकता है आपके एग्जाम में वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि करंट को वाई एक्सिस में दे दिया, दैट इज वो अपनी तरफ से आपको कंडीशन या सिचुएशन दे रहा है। लेकिन आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप एक्स एक्सिस पे हमेशा उसी टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे जो इंडिपेंडेंट है, जो एक्टिव है, जो डिपेंडेंट नहीं है। भाई करंट से वोल्टेज होगी, वोल्टेज के करंट नहीं होगा। तो दैट मीन यहाँ पर आई जो है वो इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अ करंट। फिर ये यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रॉ करा, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इट कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे यार ये तो उल्टा लिख दिया मैम ने, हमने तो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है। सोच रहे हो ना, डोंट वरी, सॉल्व करते हैं इसको। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, लगाइए इक्वल का साइन, क्या आएगा, आर आ जाएगा, है ना। नहीं, 1/r इंटू वी, तभी तो V इज इक्वल टू आई आर होगा। एक और बात बताने भूल गई यार, मैं भी आपको बता देती हूँ।
ओम्स लॉ में एक फैक्टर जो हमेशा कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, दैट इज योर टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी किसी कंडक्टर बॉडी में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इट्स ऑलवेज कम इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला डिराइव इज इक्वल टू आई आर. आर की जो यूनिट है वो है ओम, राइट. ओम जी ने इसके बारे में बताया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या डाल दी बेटा, ओम, राइट. अब क्या एक सर्किट में एक से ज्यादा रेसिस्टेंस लग सकते हैं? वी सेड यस, डेफिनेटली लग सकते हैं. अगर ऐसे लगाया जाए तो दिस इज अ सीरीज. ऐसे का मतलब एक एक एंड जो है वो अटैच्ड है. सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है और वोल्टेज वेरी करती है. इससे हमारा फायदा, बिल्कुल फायदा है. एक ही करंट सब यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब बिजली का खर्चा कम आने वाला है. लेकिन क्या कोई डीमेरिट है? बिल्कुल है. मान लो कोई भी एक रेसिस्टेंस बीच में काम नहीं कर रहा, तो वो करंट को आगे पास ऑन नहीं करेगा. पास ऑन नहीं करेगा तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा. समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये डीमेरिट है इसका. तो वो हम जो लाइटिंग्स करते हैं ना, अपने घरों में लगाते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं ना, जब डेकोरेशन के लिए दिवाली पर लगाते हैं, हमारे फेस्टिवल्स पर हम लोग लगाते हैं, मैरिज पर हम लोग लगाते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, हमारा सीरीज में लगा होता है. लेकिन पैरेलल में बात करें तो देखिए, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. रेसिस्टेंस के एंड आकर कनेक्ट हो रहे हैं. इसमें आपका वोल्टेज सेम रहता है, करंट वेरी करता है. इससे क्या होगा बच्चे कि एक ही अगर करंट में एक लाइन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस वाली लाइन को डिस्कनेक्ट करके आगे कैरी ओवर किया जा सकता है. सीरीज में एक साथ प्लस किए जाते हैं और पैरेलल में 1 अपॉन करके प्लस किए जाते हैं. यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसका रेसिस्टेंस हायर है, तो रेसिस्टेंस हाई होगा सीरीज का. करंट किस में कम यूटिलाइज हो रहा है भाई? करंट ज्यादा यूज हो रहा है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट. एक और क्वेश्चन इसमें रेसिस्टेंस में पूछा जाता है. वैसे इसके बहुत सारे न्यूमेरिक टाइप्स क्वेश्चंस भी हैं और मैं बीच बीच में आप लोगों से PYQs भी कराऊंगी. तो एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन. तो बेटा रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ अपॉन और एरिया पर. ठीक है, तो मतलब मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और रेसिस्टेंस है R. समझ गए ये सारी इन्फॉर्मेशन? ये रही इन्फॉर्मेशन. अब हुआ क्या, मैंने ना खींच के डबल कर दिया इसको. ठीक है, खींच के डबल कर दिया, यानी जो लेंथ थी उसको कर दिया उठाकर पूरा. ये देखिए डबल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, चलो 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया विदाउट एडिंग एनी मटेरियल. अब आप खुद सोचो, आपके पास एक वायर है और आप उस वायर को खींचे जा रहे हो, है ना. लेंथ को आपने बढ़ा दिया, डबल ट्रिपल कर दिया, तो सोचो क्या उसके एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा? वी सेड डेफिनेटली पड़ेगा. एरिया रिड्यूस हो जाएगा, है ना. तो यहाँ जो एरिया है, यहाँ तक आने तक एरिया क्या हो जाना है बेटा? कम हो जाना है. हमें नहीं पता कितना कम हो रहा है. दिस इज अवर गेसिंग कि हाँ एरिया चेंज होगा. तो अगर एरिया चेंज हुआ तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस भी चेंज होगा. नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे बहुत इजी तरीका है, दैट्स अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक. देखो करना क्या है, पहली चीज ध्यान देना है, क्या एरिया चेंज हो रहा है, चाहे मे बी बढ़े चाहे घटे, यानी मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस, दोनों केसेस में एरिया चेंज होगा. अगर एरिया चेंज होगा तभी रेसिस्टेंस चेंज होगा. ओके, तो अब रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत इजी सा तरीका है. करना क्या है, जो भी लेंथ में चेंजेस आया हुआ है, जैसे 3 है, 4 है, डबल है, हाफ है, जो भी है उसका स्क्वायर कर दो. 3 का स्क्वायर 9, यानी 9R. हो गई ना बात इजी. करा क्या आपने, जो भी आपके लेंथ में चेंजेस आया है आपने उठाकर उसका स्क्वायर कर दिया. होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा. तो रेसिस्टेंस अगर अगर एरिया में चेंजेस नहीं है, मान लो मेरे पास ये वायर है, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं बोल रही हूँ भाई मैंने ना इसको 3 पीसेस में कट कर दिया, 3 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, और जो लेंथ है वो L/3, L/3 और L/3 हो गई. तो रेसिस्टेंस भी बेटा तीनों का क्या होगा, 1/3 1/3 हो जाएगा. यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे. जानते क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर हम स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आपने किसी भी वायर को जस्ट बीच में से कट किया है, मतलब कहीं से भी आपने कट किया है, तो सोचो उसके एरिया में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो कोई चेंजेस ही नहीं आया. ओके, अच्छा इस फॉर्मूला पर ना एक और क्वेश्चन आता है, वो भी बताती हूँ आपको. ये लो यहाँ पर भी मिल गया. नहीं, ये तो पावर के बारे में है.
यहाँ बताते हैं आपको। देखिए होता क्या है, ये जो रेसिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, दैट इज राइट। अब आपको ये बात तो हमेशा से पता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब भी आप लगाते हैं इक्वल का साइन, तो भाई इक्वल का साइन होना बड़ा स्मार्ट होता है, वो कभी भी अकेला नहीं आता, क्या करता है अपने साथ लेकर आता है कांस्टेंट को। तो यहाँ पर भी वो कांस्टेंट को लेकर आया, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो है रो। अब देखो कितना बड़ा झोल है, ये जो रो है यार ये हर यूनिट के साथ में अपनी मीनिंग चेंज कर लेता है, नहीं डेंसिटी बन जाता है कभी, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या बन गया, ये बन गया आपका रेसिस्टिविटी, दिस इज लेंथ अपॉन एरिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्नली हमें ऐसा लगता है, और हम लोग खुद बच्चे ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि जो जो फॉर्मूले के ऊपर आ रहा है ये उसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा होगा, बट यहाँ पर है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो आप बोलो एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही है, लेंथ और एरिया, कि भाई रेसिस्टेंस इन दोनों टर्म्स पर डिपेंड करता है। और कौन से फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर है आपका टेम्परेचर, ठीक, और एक है आपका मटेरियल। मटेरियल के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी शो करता है, पता है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और भैया आपका कंडक्टर है, तो जितना रेसिस्टेंस पहले था अब उससे बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका सेमीकंडक्टर था, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, अगर सेमीकंडक्टर है तो रेसिस्टेंस कम है। ओके, होप ये बात समझ में आ गई होगी, दैट्स, चलो ये तो फिर भी मान लो आ गई। रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिस्टिविटी भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देता है वो आपको। अगर हम इस फॉर्मूले पर जाएं, थोड़ा सा फ्रेम कर लो यार इस फॉर्मूले को, तो आप ये देखोगे कि रेसिस्टिविटी भी तो डिपेंड कर रही है लेंथ और एरिया पे, है ना, क्योंकि फॉर्मूले पे है, बट ऐसा नहीं है। रेसिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगी बच्चे, एक तो आपके मटेरियल पर और एक आपके टेम्परेचर पर। मतलब अगर कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी हाई है, सेमी कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी लो है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और आपका कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर सेमीकंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी पहले से कम हो जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी कौन शो करता है, यानी हाईएस्ट रेसिस्टिविटी कौन शो कर रहा है, तो बेटा हाईएस्ट रेसिस्टिविटी हमेशा शो करते हैं आपके एलॉय, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उन अप्लायंसेस में हम एक पर्टिकुलर कंडक्टर मटेरियल की बजाय हम क्या करते हैं बेटा, एलॉय को यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे एलॉय आपने पढ़े होंगे, जैसे एक एलॉय आपका फ्यूज एलॉय है ना। फ्यूज एलॉय में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज एलॉय में हम लोग बोलते हैं कि वो है ही आपका फ्यूज एलॉय, उसका नाम ही फ्यूज एलॉय, बट क्या क्या होता है उसमें, उसमें होता है टिन, उसमें होता है आपका लेड, और बहुत थोड़ा सा होता है उसमें कॉपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आता है। इवन बहुत सारे बुक्स राइटर्स में मैंने देखा है कि वो कॉपर को देते ही नहीं है, क्योंकि कॉपर की जो अमाउंट है, कॉपर की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। तो होप आपको रेसिस्टेंस वाली बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपका रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। व्हाट आई थॉट एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद क्या करेंगे, PYQ से स्टार्ट कर देंगे। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि बेटा अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने ना अपना NDA का अलग ही चैनल कर दिया है, यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल का नेम है दिस इज सावधा NDA, ठीक है। तो ये आपको ऑफ कोर्स आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा इस चैनल को। इस चैनल पे मतलब स्पेशली सिर्फ NDA और NDA का ही कंटेंट है। इसमें आपका SSB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी NDA वाली है वो सारी यहाँ पर मिलेगी। और आपको साइंस तो हम लोग का चल ही रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डिस्कसिंग एवरी टॉपिक, बट कोशिश कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस करूँ। एंड यहाँ पर हमारे PYQs भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी जो ओनली NDA से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है बेटा। एंड थोड़ा सा पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पावर आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताई थी, मैकेनिकल पावर भी है, ऑप्टिकल पावर भी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर भी है। इलेक्ट्रिकल पावर जनरली क्या होता है कि हम कोई अप्लायंसेस लेने जाते हैं ना, उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है। नहीं होता जैसे आप बल्ब लेने जाते हो, आप ट्यूबलाइट लेने जाते हो, आप वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, तो पूछते हैं ना ये कितने वॉट का है,
तो वॉट क्या डिफाइन कर रहा है, आपकी पावर को डिफाइन कर रहा है। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी डॉट आई। अच्छा, वी डॉट आई को क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप V इज इक्वल टू आई आर ले लो, तो ये फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। भाई मुझे आई रिमूव करना है, तो आर की जगह मैं ले लूंगी V अपॉन आई। सही ले लूंगी ना? हाँ, V अपॉन आई। तो हमारा फॉर्मूला, अरे आर तो है ही नहीं यार V की जगह पर हमने आई आर ले लिया, दिस इज आई स्क्वायर आर। अब हमें करंट को रिमूव करना है, करंट को करना है ना बेटा, आर को नहीं यार, करंट को। तो V अपॉन आर हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे हमारा? दिस इज V स्क्वायर अपॉन आर, है ना? दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड नाउ नेक्स्ट, पावर कंजप्शन। जनरली क्या होता है जब आप लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हो, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा हुआ होता है ना, बिल देखते हो कभी कभी, है ना, उसमें क्या होता है, यूनिट लिखी हुई होती है कि कितनी यूनिट्स आप लोगों की हो गई या कितना कंजप्शन आपने किया है। तो याद रखना कि पावर कंजप्शन से पहले एक बात आपको और बता दूं, वॉट जो है ना बेटा, वो बहुत छोटी यूनिट है। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हम हमेशा इसको बड़ा करके यूज करते हैं। बड़ा करने का मतलब है कि जब भी हम इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, वी ऑलवेज टेक द किलोवाट टर्म। न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगी आप लोगों से, हाँ। तो जब हम पावर कंजप्शन की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो गया? पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर हम पावर की यूनिट किलोवाट ले रहे हैं, तो भाई टाइम की भी तो सबसे बड़ी यूनिट लेंगे, दैट इज आवर, है ना? दैट इज द रीजन कि किलोवाट आवर को एसआई टर्म में हम बोलते हैं यूनिट। इसलिए हमारा जो वो बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो किस फॉर्म में आता है? यूनिट के टर्म में आता है, ठीक। और ये याद रखना, ये एसआई यूनिट किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। और एक किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल है। ओके, किरचॉफ्स के टू लॉज आप लोग के सिलेबस में, करंट लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, वोल्टेज जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इजी तरीका है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अगर हम बोल रहे हैं आने वाला करंट, सपोज दिस इज, तो आने वाला करंट इज पॉजिटिव और जाने वाला करंट क्या होता है? नेगेटिव। दैट्स वाई किसी भी सर्किट में जितना भी करंट आया उसका सम हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम किसी क्लोज लूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी वोल्टेज होगी, दैट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा जीरो होगी और वो इज इक्वल होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आप पूछते हैं कि क्या होता है, तो किसी भी बैटरी है या जिसमें टर्मिनल्स होते हैं, तो दोनों के एंड टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कभी आपने देखा होगा, आप अपनी सेल या बैटरी में देखो तो नॉर्मल हम लोग उसमें वोल्टेज लिखते हैं ना, तो नीचे साथ में ना ई लिख देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज, यानी टर्मिनल से जो वोल्टेज है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट से टर्म डिस्कस करें और आगे क्लासेस में मिलेंगे, इसी को और थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड साथ में हम लोग PYQs भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? बताइएगा अगर कुछ डाउट होगा। थैंक यू, जय हिंद।